हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट एज अ डायस्पोरिक नोवेल। इसको हम देखते हैं कि ये डायस्पोरिक नोवेल किसको कहते हैं और इसको क्यों हम कंसीडर करते हैं, वो हम कोटेशंस के ज़रिए प्रूव करेंगे कि ये एक डायस्पोरिक नोवेल है। सबसे पहले देखते हैं कि डायस्पोरिक नॉवेल्स होते क्या हैं। डायस्पोरिक नॉवेल्स आर कंसर्न्ड विद पावर, आइडेंटिटी एंड प्रिविलेज एंड रिकॉग्नाइज द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ बिलोंगिंग फ्रॉम माइनॉरिटी और अंडर रिप्रेजेंटेड पर्सपेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कंट्री में एज अ माइनॉरिटी रह रहे हैं तो आपको पावर, आइडेंटिटी और प्रिविलेज प्लस आपको बिलोंगिंग और आपकी आइडेंटिटी की कॉम्प्लेक्सिटीज और इश्यूज को फेस करना पड़ सकता है। तो उस तमाम चीज़ को डायस्पोरिक या डायस्पोरा कहते हैं। अगर आप माइनॉरिटी में है किसी जगह पे तो उसको डायस्पोरा कहते हैं। फॉर एग्जांपल, पीपल लिविंग इन यूके, उनको अगर पाकिस्तान से हैं तो उनको कहा जाता है पाकिस्तानी डायस्पोरा, एंड इफ़ दे आर फ्रॉम इंडिया सो उनको कहा जाता है कि इंडियन डायस्पोरा है। इंडिया और पाकिस्तान के ज़्यादा लोग हैं यूके के अंदर, इसलिए वो डिफरेंट तरीके से उनको जाना जाता है क्योंकि वो कहीं दूसरी जगह से आए होते हैं एंड दे फेस ऑल ऑफ दीज इश्यूज। सो अब जो द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट है रिटन बाय मोहसिन हामिद, हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये क्यों डायस्पोरिक नॉवल के अंदर कंसीडर किया जाता है थ्रू द कोटेशंस दैट दिस novel has. The Reluctant Fundamentalist can be classified as a diasporic novel exploring the themes of displacement, cultural identity, and the challenges faced by individuals living between two cultures. Here, and I am going to discuss these elements uh, that are defined in this paragraph कि वो क्यों इन तमाम issues को उसको face करने पड़ते हैं, उसको क्यों displacement का एक theme लेना पड़ता है अपनी ज़िंदगी के अंदर, क्यों उसको cultural identity और उसके challenges को face करना पड़ता है between two cultures, क्योंकि वो जहाँ पे उसकी परवरिश हुई होती है, जहाँ से वो ओरिजिनली बिलोंग करता है, वो तो कोई और कल्चर होता है, उसका उसका नेटिव कंट्री कोई और होता है। उसके अब कुछ कोटेशंस हैं जो इस नॉवल में से ही हैं, जो कि इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं कि ये डायस्पोरिक एलिमेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं, जिस वजह से इसको डायस्पोरिक नॉवल कहा जाता है। आई वॉज इन 4.5 years never an American. I was immediately a New Yorker. This quote reflects the protagonist's sense of belonging and identification with his new environment, सिग्निफाइंग द ट्रांसफॉर्मेटिव नेचर ऑफ डायस्पोरा, कि किस तरह से वो पाकिस्तान से बिलोंग करता था। प्रोटैगनिस्ट का जो नाम है इसके अंदर वो चंगेज़ है। तो चंगेज़ वो कहता है कि मैं पहले 4.5 ईयर में कभी अमेरिकन नहीं था, फिर अचानक मैं न्यू यॉर्कर के तौर पे जानने लग गया, मुझे लोग जानने लग गए। तो वो एक बता रहा है कि कैसे उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई और कैसे उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है एक डायस्पोरा की तब्दीली की वजह से या वहाँ जाके उस चीज़ में शामिल होने की वजह से। तो वो इस चीज़ के ऊपर बताता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आई फाउंड माई सेल्फ इन अ कंट्री दैट वॉज माइन यट नॉट माइन, कि मैं एक ऐसी कंट्री में था जो कि मेरी थी लेकिन मेरी नहीं थी। आई स्पोक इट्स लैंग्वेज, मैं इसकी ज़ुबान बोलता था, बट द वर्ड्स आई स्पोक साउंडेड रॉन्ग ऑन माई लिप्स, कि मैं इसके लफ्ज़ बोलता था, मैं इसकी ज़ुबान बोलता था, लेकिन वो मेरे होंठों पे वो लफ्ज़ बड़े अजीब लगते थे, या वो उनकी साउंड वैसी नहीं निकलती थी जैसे मुझे निकालनी चाहिए थी। या एक्सेंट की बात कर लें, लेकिन ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बात कर रहा है कि यू डू नॉट बिलोंग टू दैट कंट्री, तो दैट्स वाई उसकी कोई भी चीज़ आपसे बिलोंग नहीं करेगी, आपको वो चीज़ सीखनी पड़ेगी और फिर भी आप उस चीज़ को उस तरह अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे जो कि आप अपनी नेटिव कंट्री में जिन कल्चर्स को या लैंग्वेज को आप जितना अडॉप्ट कर पाए हैं। वैसे भी जब अगर आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज वो फॉर एग्जांपल उर्दू है या हिंदी है, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की कोशिश करेंगे तो आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो फुली आ जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं होता। आपकी जो नेटिव लैंग्वेज होती है वही आपकी मदर टंग होती है और आप उसमें किसी भी तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं। लेकिन सेकंड लैंग्वेज कभी भी आप अच्छे तरीके से प्रॉपर, जैसे आपको फर्स्ट लैंग्वेज अपनी आती है, कभी भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ कोई और लैंग्वेज वैसे नहीं आती। This quote captures the feeling of cultural alienation and the struggle to assimilate into a new society while still feeling disconnected from one's root. कि ये जो कोटेशन है चैप्टर के अंदर से, नॉवल के अंदर से सॉरी, वो ये बताती है कि कैसे आप कल्चरल एलियनेशन फील करते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ पर मैं यहाँ का नहीं हूँ। वो फील करवाती है आपको कि आप एलियनेट हुए हुए हैं, यहाँ के नहीं हैं आप, आपकी रूट्स कोई और हैं। जो कि प्रूव करता है कि ये एक डायस्पोरिक नॉवल है, जो एक फीलिंग होती है डायस्पोरा में रहने की, वो ये फील करवा रहा है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो आई वॉज कॉट बिटवीन टू सिविलाइजेशंस, टू हिस्ट्रीज, टू वेज ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड, कि मैं दो चीज़ों में फंस चुका हूँ, दो सिविलाइजेशंस के अंदर, दो हिस्ट्रीज के अंदर, और मैं उन दोनों का दुनिया को देखने का पर्सपेक्टिव बहुत मुख्तलिफ है। पाकिस्तान का दुनिया को देखने का, क्योंकि वो जो हीरो है वो पाकिस्तानी है, तो आई आई
आई कैन से कि वो पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव देख रहा है और एक तरफ वो अमेरिकन पर्सपेक्टिव, हिस्ट्री और सिविलाइजेशन देख रहा है, दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं, सो उनमें फिट इन नहीं हो पा रहा. दिस कोट हाईलाइट्स द dilemma faced by diasporic individuals torn between their ancestral culture and the culture of their adopted homeland, कि वो अपने अपनी रवायती कल्चर जहाँ पे वो पैदा हुए होते हैं, जहाँ पे उन्होंने परवरिश पाई होती है, उन तमाम चीज़ों में, और जहाँ जाके वो खुद को दूसरा माहौल अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, उनका जो अडॉप्टेड होमलैंड होता है, उनके दरमियान में कितना फील होता है उनको, कितनी डिफरेंट चीज़ें उनको फील करनी पड़ती हैं, ये उस चीज़ के बारे में, उस डिलेमा के बारे में बात करता है. और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस नॉवल के ज़रिए बात कर रहा है, ये जो रियल डायस्पोरा होता है कि किसी जो दूसरी कंट्री का, फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी डायस्पोरा इन ब्रिटिश, यूके और इन अमेरिका, उनको उन इंडिविजुअल्स को ये फील होता है वहाँ पे. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो माई बियर्ड एंड माई ब्राउन स्किन मार्क्ड मी एज अ फॉरेन टू द अमेरिकन, बट माई अटायर एंड माई एक्सेंट ensured they did not mistake me for anything other than an educated foreigner. वो कहता है कि मेरी जो दाढ़ी है और मेरी जो ब्राउन स्किन है, वो मुझे एज एन फॉरेन बताती है कि मैं किसी और जगह का हूँ, मैं अमेरिकन नहीं हूँ, लेकिन मेरा अटायर यानी जो मैं पहनता हूँ, मेरे जो एक्सेंट है बात करने का, वो उनको कहीं ना कहीं ये मिस्टेक उनके दिमाग में या गलती वो एक मान लेते हैं कि चलो ये है तो फॉरेनर लेकिन एजुकेटेड फॉरेनर है. दिस कोट emphasizes the experience of being perceived as an outsider due to physical appearance and cultural markers despite one's education and assimilation efforts. कि आप बेशक जितने मर्जी पढ़े लिखे हैं, ऑब्वियसली इस नॉवल के अंदर भी जो उसकी प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस, जो कि मैं पिछली वीडियो में भी बात कर चुकी हूँ, डिफरेंट वीडियोस में, इसमें मैं बात करती रहूँगी क्योंकि मुझे वो पर्सनली वो जो तमाम चीज़ें उसकी प्रोफेशन के हिसाब से लिखी गई हैं, उसके प्रोफेशन को कैसे डिपिक्ट किया है राइटर ने, वो बहुत कमाल का किया है. आई लाइक इट सो मच. तो अगर उसके पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात करें कि वो तमाम उसने जो भी किया, उसका उसका अटायर कैसा है, बेशक वो जितना मर्जी एजुकेटेड है, लेकिन फिर भी वो उसको जो दूसरी कंट्री है, जो उसका अडॉप्टेड होमलैंड है, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, या वो जो पूरी एक कंट्री है, वो उसको एक डिफरेंट फॉरेनर के तौर पे ही लेती है. वो ऐसे ही लेती है कि ये शायद कहीं और से आया हुआ है, ये हमारा नहीं है. Next, I was a modern-day janissary, a servant of the American Empire at the time when it was invading a country with a kinship to mine and was perhaps even colluding to ensure that my own country faced the threat of war. It is talking about Pakistan, कि वो तब शुरू हो गया था. ऑब्वियसली 9/11 का इवेंट इस नॉवल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर वो 9/11 के जो इफेक्ट्स थे, वॉर एंड टेरर जो पाकिस्तान में शुरू हुई, उस चीज़ के बारे में ये बात कर रहा है. दिस कोट स्पीक्स टू द कॉन्फ्लिक्ट, लॉयल्टी एंड मॉरल dilemmas faced by diasporic individuals caught between the politics and conflicts of their homeland and their adopted country. For example, देयर आर लॉट ऑफ पीपल लिविंग इन अमेरिका जो कि पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई ऐसी बात जो कि अमेरिका के हक में बेहतर नहीं है, या वो समझते हैं कि पाकिस्तान थोड़ा हमसे अच्छी टोन में बात नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को तो उसके जो उसके इफेक्ट्स झेलने पड़ेंगे, वो एक डिफरेंट चीज़ है, बिकॉज अमेरिका इज़ अ सुपर पावर. लेकिन जो चीज़ें वहाँ बैठे हुए पाकिस्तानी डायस्पोरा को फेस करनी पड़ेंगी, वो बहुत स्वेयर होंगी. उनके जो डिफरेंट डायलेमास उनकी लाइफ के अंदर आ जाएंगे, कि उनको लॉयल नहीं समझा जाएगा, उनको उनको मॉरल डायलेमास को फेस करना पड़ेगा पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से. वो बहुत एक डिफरेंट चीज़ है जो कि सिर्फ वहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानी लोग या कोई और कंट्री के लोग ही फील कर सकते हैं. अगर हम इसकी कंक्लूजन की तरफ जाएं तो क्या कहते हैं कि दीज कोट्स इलस्ट्रेट द डायस्पोरिक नेचर ऑफ द रिलेक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, के ये कोटेशंस ये वाजिया करती हैं कि वाकई द रिलेक्टेंट फंडामेंटलिस्ट रिटन बाय मोहसिन हामिद एक डायस्पोरिक नॉवल है, क्योंकि वो डायस्पोरा के ऊपर डायरेक्टली हिट करता है. एंड द एक्सप्लोरेशन ऑफ द चैलेंजेस, कॉन्ट्रडिक्शंस एंड कॉम्प्लेक्सिटीज इनहेरेंट इन द इमिग्रेशन एक्सपीरियंस, के कैसे जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस, कॉन्ट्रडिक्शंस, कॉम्प्लेक्सिटीज आपको फेस करनी पड़ती हैं, कैसे डिलेमास आपको फेस करने पड़ते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस आपको फेस करने पड़ते हैं, एलियनेशन फेस करनी पड़ती है. वो तमाम चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं, और ये तमाम इसके थीम्स भी हैं. The novel delves into the psychological and cultural dissonance faced by individuals navigating between two worlds, shedding light on the profound impact of displacement and the search for identity.
कि साइकोलॉजिकल और कल्चरल डिसोनेंस होती है इंडिविजुअल को, जो फेस करनी पड़ती है कि उसका माइंड ही उस दूसरे कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वो बिलोंग किसी और जगह से करता है और यहाँ पे आके उसको जब अडॉप्ट करना पड़ता है वो बहुत मुश्किल काम है। फिर ये जो नॉवल है ये अपनी जो है वो अब बताता है चीज़ों के बारे में, इम्पैक्ट के डिस्प्लेसमेंट का इम्पैक्ट क्या है इंडिविजुअल्स के ऊपर, और आइडेंटिटी को वो कैसे सर्च करते रहते हैं व्हेन दे belong to a different country but they have to adopt a different homeland because of some personal or professional reasons. Next, is there any question you have? You can please comment below, and I will inshallah answer your questions. So thank you so much for watching the video, and please do share it with your friends.